नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज आयुष्मान भव में बात होगी एक ऐसी समस्या की जो धीरे धीरे कई लोगों को अपना शिकार बना रही है। आज बात करेंगे स्ट्रोक यानी लकवा की। स्ट्रोक दुनिया भर में मौत और विकलांगता की बड़ी वजहों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर 1 मिनट में 3 व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। इसलिए अगर आप आज स्ट्रोक यानी लकवा या फिर कहें पैरालिसिस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बनिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा और आप अपने सवालों के साथ रहिए तैयार और खुलकर पूछिए सवाल, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार भट्टेल। डॉक्टर संतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर पृथा मेहरा। डॉक्टर मेहरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप तीनों विशेषज्ञों से स्ट्रोक यानी लकवा से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप जीमेल पर भी सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की साल 2016 की एक रिपोर्ट की बात करें तो पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में स्ट्रोक के मामले बहुत ज्यादा हैं और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि स्ट्रोक, इसके रिस्क और फैक्टर्स और लक्षणों को लेकर जागरूकता की काफी कमी है। दुनिया भर में फैली तमाम जानलेवा बीमारियों के बीच एक और खतरनाक बीमारी धीरे धीरे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। इस बीमारी का नाम है ब्रेन स्ट्रोक। आज हालत यह है कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति कभी न कभी ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुआ है और 60 साल के ऊपर की उम्र के लोगों में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण ब्रेन स्ट्रोक है। 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में मौत का 5वां सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक आने के बाद 70% मरीज अपनी सुनने और देखने की क्षमता खो देते हैं। आमतौर पर जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है उनमें से 20% मरीजों को स्ट्रोक की समस्या होती है। स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है, स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने वाले ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं। ऐसे में दिमाग की कोशिकाएं फंक्शन नहीं कर पाती या नष्ट होने लगती हैं। इस तरह से उन कोशिकाओं से नियंत्रित होने वाला शरीर का हिस्सा प्रभावित होता है। स्ट्रोक के लक्षणों की बात करें तो इसमें मुंह तिरछा हो जाना, अचानक एक या दोनों हाथों का बेजान हो जाना, जुबान लड़खड़ाने लगना या पूरी तरह से आवाज चली जाना, मांसपेशियों का विकृत हो जाना, हाथों और पैरों में कमजोरी महसूस होना, साथ ही सिर में तेज दर्द होना भी इसका लक्षण है। ये लक्षण संकेत देते हैं कि पक्षाघात यानी स्ट्रोक हो गया है और तुरंत चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज और धूम्रपान पक्षाघात का जोखिम पैदा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा अन्य कारकों में शराब और अल्कोहल का अत्यधिक सेवन, नशीली दवाओं का सेवन, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, खासकर रक्त परिसंचारी तंत्र का विकार, आनुवांशिक या जन्मजात परिस्थितियां स्ट्रोक की बड़ी वजह बनते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को समय पर सही इलाज देकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन इलाज में देरी होने पर लाखों न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मस्तिष्क के अधिकतर कार्य प्रभावित होने लगते हैं। इससे प्रभावित होने पर व्यक्ति के शरीर का कोई एक हिस्सा सुन्न होने लगता है और उसमें कमजोरी या लकवा जैसी स्थिति होने लगती है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो आप भी हमें कॉल कीजिए और स्ट्रोक से जुड़े सवाल पूछिए। हमारे साथ तीनों विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रसाद, अगर आपसे शुरुआत करूं, हमने जो अभी जानकारी दी है इसमें आप और क्या जोड़ना चाहेंगे और आज क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि इसके रिस्क फैक्टर्स स्ट्रोक के जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। और रिस्क फैक्टर्स में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। जैसे एज का बढ़ना या किसी की फैमिली में ऐसी हिस्ट्री होना जिसको स्ट्रोक माता पिता को हुआ हो या किसी को हुआ हो, ये सब चीज़ तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें आपने अपना बताया ही, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिस्क फैक्टर जानना चाहते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा। और उसके बाद
डायबिटीज़ का नंबर आता है, स्मोकिंग का नंबर आता है, फिर और भी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या नहीं तो हृदय रोग हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद में आती हैं। सबसे ज़रूरी है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों को कंट्रोल में रखना, और स्मोकिंग को बिल्कुल जो करते हैं बंद कर दें और कभी शुरू ना करें। ये सब रिस्क फैक्टर्स चूँकि बढ़ रहे हैं, लोग ब्लड प्रेशर के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हम लोग कहते हैं ना इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है, उसी तरह से स्मोकिंग की आप कहिए कुछ लोगों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये सब चीज़ें जो है, या फिजिकल इनएक्टिविटी भी है, लोग ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, टीवी में या मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, एक्टिविटी कम है, वेट बढ़ता जा रहा है लोगों का, ये सब चीज़ें जो है। डाइट में आजकल आप देख रहे हैं अधिकतर लोग हैं अब हम जिनको कहते हैं जंक फूड, उस तरह के खाने पीने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है उस रिस्क फैक्टर्स बढ़ा रही हैं, इसलिए स्ट्रोक भी ज़्यादा हो रहा है। इन रिस्क फैक्टर्स को और वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और अगर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है तो उसके अर्ली साइंस को पकड़ना है ताकि आप जल्दी से उसका इलाज करा सकें। जी डॉक्टर संतोष, आयुर्वेद क्या कहता है लकवा को लेकर? लकवा या ब्रेन स्ट्रोक को आयुर्वेद में हम पक्षाघात के नाम से वर्णित करते हैं। इसमें भी मुख्यतः जैसे डॉक्टर प्रसाद जी ने बताया था, जो मुख्य बातें हैं जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर के द्वारा ठीक कर सकते हैं, जिसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो ये सारी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या मोटापा है या ब्लड वेजल्स में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना जिसके तहत एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है, ये सारी बेसिकली एक लाइफस्टाइल जीवन शैली जन्य विकार है, जिसका मूल कारण है अपना आहार और विहार और एक नियमित जीवन की कमी। तो अगर हम अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करें कि संतुलित आहार, कम मात्रा में भोजन का सेवन करें जिसमें फास्ट फूड या जंक फूड या हाई फैट डाइट का कम का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल सब्जी, इस तरह से नेचुरल भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें, नियमित व्यायाम जो आयुर्वेद में वर्णित है कि कम से कम प्रति हर व्यक्ति को 30 से 45 मिनट रोज़ व्यायाम करना चाहिए। और इसके साथ में विशेष करके अगर हम योग का साथ लेते हैं, योग प्राणायाम ध्यान, तो अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों को हम उचित व्यवस्था में बनाए रख सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो लकवा बनने से हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। यदा कदा अगर पेशेंट को इस तरह से हो जाता है तो उसकी अलग अलग स्थितियां हैं कि एक्यूट फेज होने के 5 दिन तक कैसे, फिर 1 महीने तक कैसे, और 1 महीने से पुराने अप टू 1 ईयर तक, उसकी भी आयुर्वेद में हम अलग अलग व्यवस्था औषधियों द्वारा, विशेष करके कुछ रसायन औषधियाँ उनका प्रयोग करते हैं। और आयुर्वेद की एक मुख्य चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है पंचकर्म। इसके द्वारा जो लकवे में मेन 3 शिकायत होती हैं कि उसके न्यूरॉन्स का, जैसा डॉक्टर प्रसाद जी ने बताया था, जो क्षति होती है उनको पुनः चेतना देने के लिए विशेष चिकित्सा करते हैं। और मानसिक स्वरूप में पेशेंट को एक जो डैमेज हो जाता है तो उसको भी हम काफ़ी हद तक रिहेबिलिटेट करते हैं। और जो शारीरिक मांसपेशियों में जो कमी आती है उसको भी विशेष पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपसे ज़्यादा जानेंगे डॉक्टर संतोष। फिलहाल पहले कॉलर जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। दीपक ने हमें कॉल किया है, सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पूछिए आप अपना सवाल। मैडम जी, मुझे है ना कल रात में है ना हाथ सुन हो गया था। जी हेलो। हाँ बताइए। कल रात मेरा हाथ सुन हो गया था और मैंने दूसरे हाथ से उसको उठा के रखा था मैडम, और थोड़ी देर में हाथ में मतलब अल्सर स्टार्ट हो गई थी। क्या ये ब्रेन स्ट्रोक का कारण हो सकता है मैडम? अच्छा, ये पहली बार हुआ है आपको? पहली बार हुआ मैडम ये ऐसा मेरे साथ। ठीक है डॉक्टर प्रसाद, क्या हो सकता है? नहीं, हाथ सुन हो जाना वो हर एक बार स्ट्रोक का लक्षण नहीं होता है। सबसे ज़रूरी है ये जानना कि ये जो हाथ सुन हुआ, हाथ कहीं वो इनके सर के नीचे तो नहीं था, रह गया। हाँ। और कभी कभी वो दब जाता है, हाथ उठते हैं तो सुन हो जाता है, थोड़ी देर करने से ठीक। अब ठीक हो गया है कि नहीं इनका हाथ? हाँ। दीपक, अब ठीक है आपका हाथ? आपने कहा कि दूसरे हाथ का सहारा लेकर आपने थोड़ी देर बाद वो हाथ ठीक हो गया। हाँ मैडम, मैंने मसला था थोड़ा हाथ को दूसरे हाथ से, तब जाके ठीक हुआ था मैडम वो। तो अभी जरूरी है कि किसी डॉक्टर को दिखा दें। हो सकता है स्ट्रोक का लक्षण हो, नहीं भी हो सकता है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनको अपनी सारी बात बताएं। वो आपका डिटेल एग्जामिन करके और उसके बाद कुछ टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि ये स्ट्रोक का था या कुछ और कारण था। जी, लेकिन ये जरूर है कि डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर अपने से डायग्नोसिस ना बनाएं। हाँ। कितनी उम्र है इनकी? आपकी उम्र कितनी है? सर डॉक्टर साहब मेरी उम्र
एक बार फिर बताइए। 30 वर्ष। 30 साल। 30 साल। और आपको रक्तचाप या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या ये सब का कोई बीमारी है क्या? नहीं सर, एकदम ओके है सर, बाकी सब कुछ। हाँ, तो चांसेस कम है कि आपको ये स्ट्रोक था, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से दिखा दें जी। वो आपको एग्जामिन कर लेंगे और आपको एडवाइस कर दें। जी। अब एक और कॉलर हैं, दीनू वत्स ने कॉल किया है, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं कॉलर। दीनू, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप पूछिए, आपका सवाल क्या है? आपका भी शुक्रिया मैम, ये चैनल बहुत अच्छा है। मैं तो सर थोड़े तारीफ के लिए आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अपन मोबाइल का बहुत यूज करते हैं जी, तो उसके लिए उसका कारण तो नहीं है जैसे कि मतलब उससे कुछ जुड़ा हुआ है क्या इसका ये लक्षण? अच्छा। और जैसे और मतलब जैसे मेरा एक बार मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना दिखाया तो उसमें मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा बताया था उन्होंने। ठीक है, एक ही बार जांच कराई आपने, लगातार कराते हैं आप जांच? नहीं, एक ही बार। जब मेरे को क्या है ये थोड़ा मतलब इसमें गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने चेक कराया तो उन्हें बीपी चेक किया तो ज्यादा बताया मतलब कि। तो अच्छा। इसका कारण ये तो नहीं है कि मतलब ब्रेन से कुछ संबंधित? ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए दीनू एक बार। मैम मेरा नाम बीरू है, बीरू भट्ट। जी, अपनी उम्र बता दीजिए। मैम मैं 28। 28 साल। डॉक्टर प्रसाद, सीधा सवाल तो नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, कहीं इसका कोई कारण, कोई लिंक तो नहीं है? ऐसा है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने से स्ट्रोक का संबंध डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन और कई चीज़ें उससे होती है जो ब्रेन से संबंधित है। जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में लोगों को नींद नहीं आती है, और चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी कभी याददाश्त पे असर होने लगता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है। किसी किसी को जिनको माइग्रेन हो उनके माइग्रेन बढ़ जाते हैं। कभी कभी उसका असर ब्रेन के बाहर भी दिखता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल तो यूँ भी नहीं करना चाहिए मोबाइल फ़ोन का। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा भी थोड़ा बहुत एविडेंस है कि उससे ब्रेन ट्यूमर, खासकर उस पार्ट का ब्रेन जहाँ मोबाइल रखते हैं, यहाँ टेम्पोरल लोब होता है, उस जगह जो है ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है थोड़ा। ये अभी और भी रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन इसके कम से कम 21 स्टडीज हो चुकी हैं जो ओवरऑल हम लोगों ने मेटा एनालिसिस की थी, उसमें लगा कि शायद रिस्क थोड़ा बढ़ता है। तो ये क्यों ना इस चीज़ पे ध्यान दें कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ तभी करें जब ज़रूरी है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफॉर्मिंग है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना करें। जहाँ लैंडलाइन है तो मोबाइल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो जितनी देर ज़रूरी है उतनी देर बात करें। अगर हैंड्स फ्री यूज़ कर सकते हैं तो मोबाइल को बहुत पास में ले जा करके बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें तो हम सभी को बताते हैं। हाँ। और इनको भी करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन स्ट्रोक से डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ। इसके चलते इनके और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। डॉक्टर प्रथा, होम्योपैथी किस तरह से स्ट्रोक के मामले में मदद कर सकती है? स्ट्रोक का जैसे सर ने विवरण दिया, आपकी एक छोटी सी क्लिप थी उसमें भी सारा विवरण आया। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, डायबिटिक पेशेंट्स, उन सब की वजह से ये स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ते हैं। और होम्योपैथी में भी जो हमारा ट्रीटमेंट है वो डिजीज़ डायग्नोसिस और पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे ज़्यादा रहता है। और कुछ एक हमारे भी शोध हुए हैं होम्योपैथी में जिसमें ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स एज एड ऑन, मतलब जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड केयर ट्रीटमेंट है, उसके साथ में होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छी पाई गई है। ठीक है, एक और कॉलर लेते हैं। घनश्याम ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े। घनश्याम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे जब भी ब्रेन स्ट्रोक होता है तो हमारे गांव में आसपास के जितने भी सारे लोग हैं तो वहाँ एक देव स्थान है, तो वहीं पे सारे पेशेंट को लेके जाते हैं। तो पहली बात तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कितना हमारे लिए घातक हो सकता है, और दूसरी बात ये कि अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसमें सबसे पहले इनिशियली हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर प्रसाद काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमने कई ऐसे इलाके हैं जहाँ जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। वो जितने अवैज्ञानिक तरीके या सामान्य तरीके हैं वो पहले अपनाने की कोशिश करते हैं, जबकि गोल्डन आवर यानी तुरंत इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना। पहले स्ट्रोक हुआ कि नहीं, इसको रिकॉग्नाइज करें। उसके लिए मैं हिंदी में लोगों को बताता हूँ, हाथ पैर बोल चाल,
अच्छा। उसमें अगर अचानक कोई कमी आ जाए तो आप समझिए हो सकता है कि स्ट्रोक आ रहा है। इसको ऐसे तो आंख से देखने में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन सबसे कॉमन यही होता है। अंग्रेजी में लोग उसको बोलते हैं फास्ट, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम टू एक्ट। उसके बाद आप तुरंत जो है नज़दीक से नज़दीक के ऐसे अस्पताल में जाएं जहां कम से कम सीटी स्कैन हो सकता है। अच्छा। सीटी स्कैन जरूरी है, उससे हम तुरंत पता कर सकते हैं कि किस टाइप का स्ट्रोक है। स्ट्रोक दो तरह के हम लोग होते हैं, जैसे हम लोगों को बताते हैं, एक ब्लॉकेज टाइप का है, खून की नली बंद हो गई, एक होता है लीकेज टाइप, खून की नली लीक कर गई, उसमें ब्लड बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ को जानने के लिए कि ये किस टाइप का है, सीटी स्कैन जरूरी होता है। तो कम से कम वहाँ जाएं, सीटी स्कैन हो, जैसे पता चलेगा डॉक्टर तुरंत उस लाइन में ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। क्योंकि आप घर में कुछ अगर लेते हैं तो हो सकता है कि खतरा हो, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग कहते हैं एस्पिरिन ले लो। अच्छा। एस्पिरिन ले लेंगे तो वो लीकेज टाइप के स्ट्रोक में खून को पतला कर देने से और खून निकलने का डर रहता है। इसलिए स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप अपने से तुरंत कुछ ना करके जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन जहाँ हो उस अस्पताल में जाएं, सीटी स्कैन कराएं, फिर जैसे होगा वो डॉक्टर तुरंत ट्रीटमेंट उसका शुरू कर देगा। इसमें टाइम वेस्ट करने से बहुत लॉस होता है, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्लॉट को घुलाने का ट्रीटमेंट है, क्लॉट को निकालने का ट्रीटमेंट है, ये सारा विद इन फ्यू आवर्स होता है। जैसे क्लॉट घुलाने की दवा हम बोलते हैं 4.5 घंटे के अंदर हमें देना है, शुरू होने से 4.5 घंटे के अंदर। क्लॉट को निकालने का जो है वो चलिए डिपेंडिंग ऑन पेशेंट हम 24 घंटे तक भी उसको निकाल सकते हैं, लेकिन सब जगह ये चीज़ सुविधा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। हो सकता है जहां आप जाएं सीटी स्कैन करके आपको और बड़े सेंटर में भेज दें। तो अच्छा डॉक्टर, मान लीजिए एम्बुलेंस आने में या डॉक्टर की पहुंच तक थोड़ा सा देर है, तो इसमें आप बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है। कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि अगल बगल जो परिवार के लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं क्या, कोई और सहायता? ये कर सकते हैं कि उनको पेशेंट को अगर लिटा दें तो एक करवट लिटाएं। अच्छा। क्योंकि कभी कभी इसमें हम लोग कहते हैं सीजर, जो दौरे जैसी चीज़ हो जाती है, उस समय आदमी अपना जो है बलगम कहीं लंग्स में चला जाता है तो तुरंत लाइफ को खतरा होता है। अच्छा। इसलिए उनको लिटा दें, एक करवट लिटा करके, और जल्दी से जल्दी नज़दीक के अस्पताल में ले जाएं जहाँ कम से कम सीटी स्कैन हो। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर हैं, महेंद्र ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। महेंद्र, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए सवाल क्या है आपका। मैडम, मैं 10-15 साल से वाइन का इस्तेमाल कर रहा था। हेलो जी जी। मैं 10-15 साल से शराब का सेवन कर रहा था जी। तो मैडम वो जैसे कि कभी कभी नाक में या गले से फेफड़े टाइप में कुछ निकलते, स्टेम सेल्स टाइप में, तो और मेरी मेमोरी भी बहुत कमजोर हो गई, तो क्या इसलिए ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है क्या? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 46 ईयर एज है। अच्छा, आपने अभी भी आप शराब का सेवन करते हैं या आपने छोड़ दी है? ये मैडम मैंने छोड़ दिए 3-4 महीने से, बाकी कभी कभी मैंने 15 दिन में ले लेता हूँ। ठीक है, डॉक्टर संतोष आप क्या बताएंगे इन्हें? वैसे तो पहला सजेशन यही है कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग एक एस्टैब्लिश फैक्टर है कि भाई वो ब्रेन स्ट्रोक के लिए एक वन ऑफ द एस्टैब्लिश फैक्टर है जिसको प्रिवेंटिबल हम कहते हैं। लेकिन ज़रूर अल्कोहल का भी सेवन अगर लंबे समय तक करता है तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बनने में, आयुर्वेद के हिसाब से तो हम मानते ही हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बनने में और ब्लड प्रेशर को बढ़ने में, मतलब जिसे रक्तचाप करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने में, ये ज़रूर एक कारण है। और हाई ब्लड प्रेशर यही सब मुख्य कारण है कि स्ट्रोक कन्वर्ट होने में। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी उम्र 46 साल की है, तो जितना जल्दी संभल जाएंगे वो बेहतर है, और आज से आगे वो शराब पीना छोड़ दें। ठीक है। एक और कॉलर है, विश्वनाथ शर्मा ने हमें कॉल किया है। विश्वनाथ जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मैं उत्तर प्रदेश चंदौली जिले से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब आपको भी प्रणाम जी। मैम, मेरा समस्या ये है कि मेरी माता जी हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष है, और उनको 3 साल से ये न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। शुरुआत में उनको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, गिर जाते थी चलते चलते, तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा केयर नहीं किया, फिर धीरे धीरे बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो
बैठ गई, मतलब चैन फिर नहीं पड़ी। हम लोगों ने उनको ले जाके वहाँ दिखाया BHU में, वाराणसी में जो है, तो वहाँ डॉक्टर ने एडमिट भी किया और 3 महीने इलाज भी करवाया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब कि उनका उन लोगों ने चेकअप किया, सारे रिपोर्ट देखा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि इनको ALS बीमारी है, कोई न्यूरोलॉजी कोई प्रॉब्लम है ALS करके। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब कोई इलाज नहीं है, आप अपनी संतुष्टि के लिए PGI लखनऊ या एम्स दिल्ली, इन 2 जगहों के लिए उन्होंने रेफर किया। तो हम लोग उतना फाइनेंशियल मजबूत नहीं है कि ले जा सके। तो डॉक्टर साहब इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हम बताते हैं। डॉक्टर प्रसाद, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? हाँ, ये बीमारी ALS जिसको MND भी कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसमें इलाज इतना प्रभावी नहीं है। कुछ इलाज हैं जो हम लोग करते हैं, बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट तो करना चाहिए। और हम लोग ऐसे पेशेंट को कहते हैं, आप चाहे आयुर्वेद में जाना चाहें, होम्योपैथी में जाना चाहें, और भी किसी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में करना चाहें, अब सब कुछ ट्राई करें, ताकि अगर कुछ काम कर जाए, कुछ आपको संतोष हो जाए कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन ये सही है कि कोई भी बहुत कारगर इलाज नहीं है। और बराबर डॉक्टर से मिलेंगे तो कुछ न कुछ ट्राई करते रहेंगे, वो इसलिए कि पता नहीं कभी कि वो चीज़ सूट कर जाए तो उसका इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, लेकिन वाकई में कारगर इलाज नहीं है। हाँ, डॉक्टर पृथा, कुछ होम्योपैथी मदद कर सकती है इनकी? मैं इनको यही सलाह दूंगी कि वो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन कोई हो उनके आसपास में, तो उनसे जाके ज़रूर मिले। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कारगर इलाज नहीं है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की, जो मैंने आपसे पहले बात करी कि पेशेंट का फिजिकल मेंटल मेकअप और डिजीज़ डायग्नोसिस ऑल टुगेदर अगर हम उस चीज़ को लेते हैं, तो उस हिसाब से जो मेडिसिन उनके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो हो सकता है कि उसको लेते हुए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा देर तक लेना पड़ेगा इलाज, तो उसको करते करते हो सकता है कहीं पे इम्प्रूवमेंट आए और थोड़ा स्वास्थ्य उनका सुधरे। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर संतोष जी, हमारे पास MND के पेशेंट आते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज़ के, जैसे सर ने बताया था। तो कई पेशेंट में ये देखा गया, उसमें एक तो बल्बार इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है आगे चलकर। लेकिन अगर पेशेंट जितना जल्दी हमारे पास आता है, तो पंचकर्म में हम 2 विशेष चिकित्सा करते हैं। एक है नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नस्यकर्म कहते हैं, और दूसरा है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे बस्ती चिकित्सा कहते हैं। तो ये बस्ती में एक विशेष प्रकार की चिकित्सा की जाती है, जिसमें लगातार पेशेंट को 15 दिन या 30 दिन तक बस्ती की चिकित्सा की जाती है। विशेष दवाइयों से तैयार करके उसको मेडिसिन दिया जाता है। उसके चलते काफ़ी हद तक पेशेंट का इम्प्रूवमेंट देखा गया है। ऐसा नहीं कि क्यूर होना अलग चीज़ है, लेकिन पेशेंट का जो मूवमेंट है उसमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आया। जो बात करने में उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आया। जो इनिशियल वर्क हम कर रहे हैं, ये एक हम जयपुर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देता हुआ एक हमारा पब्लिश्ड रिजल्ट भी है, तो उसके तहत भी ये पाया गया कि MND में कुछ आयुर्वेद के ट्रीटमेंट जैसे पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, तो कुछ हद तक पेशेंट को लाभ होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो उसके प्रभाव हैं, हाँ, उनको हम टाल सकते हैं कि कुछ हद तक। हाँ, ठीक। और भी कुछ बताना जरूरी है कि अगर आप उसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके लक्षण या सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत चीज़ें हैं उपलब्ध। जैसे अगर किसी को खाने पीने में दिक्कत है, तो नाक में या इवन पेट में नली लगा करके उनको खाना दिया जा सकता है। किन्हीं को बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, सलाइवा को सुखाने के लिए दवाइयाँ हैं। अच्छा, उसी तरह से किसी को अगर आप कहिए खाना निगलने में, पचाने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ न कुछ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो सब बहुत अवेलेबल हैं, उसके लिए उससे कंफर्टेबल रहता है आदमी। और कारगर दवाइयाँ जितनी नहीं हैं, और उसका कुछ न कुछ तो हम भरपाई कर पाते हैं। और डॉक्टर प्रसाद, लकवा को लेकर अगर बात करें तो पहले तो ये माना जाता था कि एज अगर 60+ है तो बुजुर्गों में लकवा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि एज कोई फैक्टर नहीं रह गया है। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जिनको देख के आप ये नहीं कहेंगे कि वो मोटे हैं, हो सकता है ऊपर से देखने में वो फिट नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक आध केस ऐसे देखे हैं जिन्हें स्ट्रोक हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये जानना जरूरी है कि हम लोग रिस्क फैक्टर्स जानते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि हर एक पेशेंट का और हर एक कारण साइंस को मालूम है। अभी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो बताएगा, खासकर जेनेटिक फील्ड में चल रहा है, जो बताएगा कि किसी को इसका खतरा क्यों है और क्या यह जीन से प्रभावित होता है। अच्छा।
फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने से खतरा ज़्यादा होता है, ये सभी को मालूम है, और इसका ज़रूर कुछ न कुछ प्रभाव होता है। उसका एक्चुअली कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए अभी रिसर्च चल रहा है, हम लोग अभी और टेस्ट कर रहे हैं। सभी पेशेंट लीजिए अगर, तो कम से कम आपको 30-40% ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। यंग एज में क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अब लाइफ स्टाइल अपना चेंज कर रहे हैं, खाने पीने का तरीका बदल रहा है। लोग ज़्यादा, जैसा हमने बताया था कि जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा मार्केट की चीज़ें खाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो खाने पीने का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, वो एक कारण है। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो इससे रिलेटेड भी है, और फिजिकल एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें जो है वो फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो यंग लोगों में खासकर स्ट्रेस होने के चलते, कुछ जॉब स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, उसके चलते ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, और रिस्क फैक्टर्स आप देख रहे हैं कि यंग लोगों में बहुत देखने को मिल रहा है, इसीलिए स्ट्रोक भी यंग लोगों में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम चाहेंगे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे इस चीज़ पे कि रिस्क फैक्टर्स को डेवलप ना होने दें। बिल्कुल। नमक कम खाएं, जैसा डॉक्टर संतोष ने बताया, हरी सब्जियां और फल पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो भी खाते हैं उसमें जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फैट, उसकी मात्रा जो है कम होनी चाहिए। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान देते हैं, तब भी कभी कभी खतरा आपको अपना ये सूचना दे करके आएगा। वार्निंग साइंस कहते हैं, वार्निंग साइंस जानना चाहिए जरूर, ताकि आप तुरंत इलाज करा सकें। ठीक है, वार्निंग साइंस पर एक बार और हम डिटेल में बात करेंगे आपसे डॉक्टर। अभी एक कॉलर लेते हैं। नूर ने कॉल किया है पंजाब से हमें। नूर, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। टीवी की आवाज बिल्कुल कम करके सवाल पूछिएगा। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए नूर। अगर किसी को लकवा हो जाता है और काफी टाइम से सही नहीं हो रहा है, तो वो दवाइयों से सही नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ एक्सरसाइजेज है जिससे वो सही हो सकता है? ठीक है, डॉक्टर संतोष। लकवे की दो स्थितियां होती हैं मैडम, एक एक्यूट फेज होता है, एक फिर बाद में जब पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर्स या डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं। तो ये जो मैडम नूर जी बात कर रहे हैं, ये पुराना वाला केस की बात है। इस टाइम पे दोनों प्रकार की, एक एक्टिव एक्सरसाइज होती है, एक पैसिव एक्सरसाइज होती रहती है। तो पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए भी हमें मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट के भी करवाना चाहिए। और इसके साथ में आसपास में अगर कोई आयुर्वेद अच्छा अस्पताल है जहाँ पंचक्रम की सुविधा उपलब्ध है, तो उसमें 3 प्रकार की चिकित्सा की जाती है। एक तो एक्सटर्नल थेरेपीज़ की जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में जो जकड़ाहट बना हुआ है, जो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो थोड़ा सा उसको खुला करने के लिए, उसका पेन कॉन्ट्रैक्चर के बाद में पेन डेवलप हो जाता है, तो उसे कम करने के लिए अलग अलग औषधियों से बनाई हुई दवाइयों से मसाज किया जाता है, अलग अलग पोटलियों से सिकाई की जाती है। इसके साथ में एक धारा ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके चलते चलते पेशेंट को एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में इंप्रूवमेंट आता है, और प्लस इंटरनली एक एनीमा का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में बस्ती कहते हैं। तो अभी रिसर्च से ये पाया गया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका एक एपिटोम जो है, उसका एक डायरेक्ट जो लिंकेज है, वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। अगर डायरेक्ट हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो बस्ती चिकित्सा या एनिमा के थ्रू हम उसे कुछ हद तक स्टिमुलेट कर सकते हैं, ऐसा हमारी स्टडीज में पाया गया। तो उचित आयुर्वेद अस्पताल में चिकित्सा ले सकते हैं पंचक्रम के माध्यम से। ठीक है, एक और कॉलर है तिलक कुमार ने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। तिलक जी शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, हमारा एक रिलेटिव है, 55 साल उम्र है जी। हाँ, हमारा एक रिलेटिव है, 55 साल उम्र है मैडम उसका। उनको स्ट्रोक हुआ था 3-4 साल पहले, और उसके बाद बेड पे आ गए थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो उनका बाकी सब ठीक हो गया है। उनका दाएं हाथ का उंगलियां सीधी नहीं होती, और वो बोल नहीं पा रहे हैं। इशारा करते हैं, समझते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर प्रसाद। ऐसा है कि जब भी स्ट्रोक होता है तो कोई ब्रेन का एरिया डैमेज होता है, और उस ब्रेन के एरिया का जो काम है, जैसे भगवान ने यहाँ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम बोलते हैं ना, डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है। कोई एरिया स्पीच के लिए स्पेशलिस्ट है, कोई एरिया देखने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई हाथ को चलाने के लिए, जगह जगह पे अलग अलग काम बांट रखा है भगवान ने। तो वो स्पीच का जो एरिया है वो लेफ्ट ब्रेन में है। ठीक है।
और लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है। तो इनका इस मरीज का क्या हुआ कि लेफ्ट ब्रेन में जहाँ स्पीच है और राइट का कंट्रोल है, उस जगह स्ट्रोक हो गया, उस जगह का ब्रेन डैमेज हो गया। जो डैमेज हो गया और रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा डैमेज था या नहीं तो जल्दी से उसका इलाज नहीं हो पाया और क्लॉट को निकाल नहीं पाए या क्लॉट को डिजॉल्व नहीं कर पाए, तो वो डैमेज रह गया है। इसलिए ये चीज़ इनके साथ अब दिखाई देती है। इसको ठीक करने के लिए एक तो स्पीच के लिए स्पीच थेरेपी होती है, और जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था, फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है स्ट्रोक में। और हम चाहेंगे कि ये जहाँ कहीं भी रहते हैं उसके आसपास स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन जहाँ भी नज़दीक में अवेलेबल हो वहाँ जा कर के और एक बार फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट से मिले और स्पीच थेरेपी। मतलब थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन लगातार करें। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता देना जरूरी है कि स्ट्रोक में हम पढ़ाते हैं 1/3 1/3 1/3। 1/3 लोग जो है वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है। 1/3 सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है। उनकी लाइफ को खतरा हो जाता है। और 1/3 हैं जिनको कुछ न कुछ डेफिसिट रह जाता है, जैसे इनके का साथ रह गया है। उसके लिए जैसा डॉक्टर संतोष ने बताया और डॉक्टर पृथा ने बताया, उस तरह के कई तरीके हैं जिसको यूज करके और ये लोग मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक होना जो है वो ये पूरे वर्ल्ड में कुछ पेशेंट्स हैं जिनको रह जाएगा ये डेफिसिट। अच्छा। और वो 1/3 यूजुअली 1/3 ऑफ पेशेंट्स होते हैं। ठीक है। और डॉक्टर पृथा, कहीं ना कहीं अनुवांशिक कारण भी इसके लिए कितना जिम्मेदार है, और अगर किसी की फैमिली में लगातार ये रहा है कि स्ट्रोक हुआ है, तो क्या पहले से कोई ऐसे मेजर्स हैं या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी सहायता ले सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे प्रिवेंशन की बात है और हम यहाँ स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट का अपना खान पान, रहन सहन, वो सब कुछ समझना, जानना, और कोई इस तरह की बीमारियां जो पास हिस्ट्री में उसके अपने जीवन काल में रही हैं, तो उनको समझते हुए, देखते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट की जा सकती हैं, जो कि ऐसे लक्षणों को आने में या इस तरह की बीमारियों को आने में थोड़ी सी रोकथाम कर सकती हैं। तो प्रिवेंशन किसी हद तक मुमकिन है। अच्छा, ठीक है, मुमकिन है। अब हम कॉल लेंगे। मोहम्मद अफजल ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। अफजल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे ये जानना था कि मेरी मम्मी जो है उनको मतलब कि 3 या 4 दिन पहले से बोलने में मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, वो बोल नहीं पा रही हैं, और क्या कहते हैं कि उनके ये सर में कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, और 3 दिन पहले तक तो वो अच्छे से बोल रही थी, मगर उसके बाद वो बोलना उनका मतलब रुक रुक के या फिर बहुत ज़्यादा सोच के बोल रहे हैं, और टेंशन भी बहुत ज़्यादा उनको होता है इस वजह से। अच्छा, उनकी उम्र क्या है? बताइए। 63 साल। 63। और कोई और समस्या तो उन्हें नहीं रही है, बीपी, शुगर वगैरह की? शुगर, और मैंने ये सब चेक कराया था, बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, बट उनका हार्ट का थोड़ा मतलब एक दवा चलती है। अच्छा, आप कॉल पर बने रहिए। अफजल जी से कुछ और जानना चाहेंगे आप डॉक्टर प्रसाद? उन्होंने जितना बताया काफी है। ठीक है। हार्ट की दवा चल रही है, इसका मतलब कुछ हार्ट की बीमारी होगी। ठीक है। हमने अभी कहा था कि हार्ट डिजीज एक वो भी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। और एक चीज़ जानना जरूरी है कि स्ट्रोक हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्राइक सडनली, मतलब जो भी लकवा जो होता है या पक्षाघात होता है वो अचानक आता है। और कभी कभी तो आदमी रात में ठीक सोता है, सुबह उठता है तो दिखता है कि वो बोल नहीं पा रहा है या हाथ चल नहीं रहा है या हाथ उठ नहीं रहा है। तो इसलिए इनके केस में अगर ये अचानक आया है तो इनको जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को, और यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अभी कहा ना, हम रिपीट करते हैं, बोल चाल हाथ पैर, इसमें अगर कोई भी कमी अचानक हो तो स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। और जहाँ सीटी स्कैन हो वहाँ पहुँचें। ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि इनको चाहिए कि ये कम से कम ब्लड प्रेशर अभी चेक कराएं, डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर टेस्ट कराएं, जहाँ भी नज़दीक में सीटी स्कैन हो वहाँ जा करके डॉक्टर से मिलें। ठीक है। मदन लाल शर्मा ने कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। मदन लाल जी, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका?
टीवी की आवाज कम कर दीजिए मदन लाल जी और एक बार में अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, मेरे सर पे मतलब क्या 1 साल से करीबन सुन रहता है, ऐसे मतलब हल्का हल्का सुन रहना, भारीपन रहना और घबराहट होनी, नींद नहीं आना, ये दिक्कत होती है। और पैरों में जैसे घुटनों में कमजोरी महसूस होना, और कोई परहेज मतलब खाने पीने का कोई तरह की कोई शिकायत नहीं है, मतलब जैसे कोई ना मेरे कोई नशा है कोई तरीके का। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र 50 है, 50 साल की उम्र है जी। और आप बता रहे 1 साल से ये तकलीफ हो रही है आपको? हाँ, 1 साल से भी मतलब जैसे भूलने की याददाश्त की जो कमी है ना, ये ऐसे 10% की आ रही है, तो ये कमी बढ़ती जा रही है। जैसे कोई बात बताता है तो मेरे को थोड़ा सा मतलब ये समझने में पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और बाकी और कोई वैसे दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। और घबराहट होती है, डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर संतोष आप इन्हें क्या बताएंगे? जैसे कि उनका उम्र 50 साल बता रहे हैं और पिछले 1 साल से ये चल रहा है, तो पहला तो उन्हें ब्लड प्रेशर तो अपना मपवाना ही है। दूसरी एक संभावना इनके केस में ये बनती है, वो एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी। क्योंकि अभी 50 साल है, लेकिन आजकल ये भी देखा गया जो पहले 70 साल में 75 साल में होता था, तो आजकल कुछ केसेस में ये भी देखा जा रहा है एज अर्ली एज 50 से 55 साल के कि उनका जो ब्रेन है वो छोटा हो जाता है। सेरेब्रल एट्रोफी जिस तरह की कंडीशन डेवलप होती है, जिसके कारण वो बता रहे हैं कि भाई उनको याददाश्त कम हो रही है, काम करने की क्षमता कम हो रही है, या सर में भारीपन सूनापन महसूस हो रहा है। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है इस पेशेंट के लिए कि पहले तो अपना ब्लड प्रेशर मपवाएं, और दूसरा जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जाकर पहले तुरंत अपना CT स्कैन ज़रूर कराएं, जिसके चलते ये पता चलेगा कि एक्चुअली ब्रेन में क्या बदलाव हो रहे हैं। ठीक है। और जैसा इन्होंने 2 चीज बताया हिस्ट्री में, टेंशन और डिप्रेशन, 2 वर्ड यूज किया इन्होंने। तो ये टेंशन और डिप्रेशन से भी ये याददाश्त में दिक्कत आती है। तो अगर डिप्रेशन है तो उसका इलाज होने से इम्प्रूव कर सकते हैं पूरा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी साइकेट्रिस्ट से मिले। ठीक है, यानी जो तकलीफ हो रही है आपको उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि 1 साल आप बता रहे हैं मदन लाल जी, 1 साल से दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर से मिलकर सही उपचार कराएं, सही सलाह लें आप। अब एक सवाल हम लेंगे जीमेल के जरिए। गौरव त्रिवेदी ने हमसे ये सवाल पूछा है, दिल्ली से गौरव ने सवाल पूछा है जीमेल के जरिए। आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। गौरव ने हमसे पूछा है कि मेरी उम्र 30 साल है और मेरा फास्टिंग शुगर लेवल 200 से ऊपर रहता है, मुझे स्ट्रोक होने की कितनी संभावना है और इससे कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर प्रसाद आप क्या बताएंगे इन्हें? एक रिस्क फैक्टर तो इनको है, ये इनको चाहिए कि एक टेस्ट होता है HbA1c, वो कराएं, और ऐसा लगता है कि इनको डायबिटीज़ है वो उसका इलाज कराएं। उसमें 2 बातें ज़रूर ध्यान देनी है। एक तो डाइट कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए उसके लिए जो डाइट प्रिस्क्राइब किया जाएगा डायबिटिक डाइट, उसको फॉलो करें। उसके बाद इनको अपना वज़न ठीक करना चाहिए, और डायबिटीज़ के लिए टैबलेट या और जो भी दवा डॉक्टर बताते हैं उसको रेगुलरली लेना चाहिए। डायबिटीज़ का होने से इनको स्ट्रोक का खतरा तो है। अब जैसे इतना नहीं है कि अभी चूँकि उम्र 30 साल की है इसलिए अगले 5 साल में या 10 साल में बहुत हाई रिस्क है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रखेंगे या स्मोकिंग करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएंगे और बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराएंगे वो बढ़ जाएगा, तो खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जिस चीज़ को बता रहे हैं उस पर ध्यान दें तो स्ट्रोक से बच सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर है मुमताज़ ने हमें कश्मीर से कॉल किया है। मुमताज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पूछिए आपका सवाल क्या है? मैं अभी बता रही, वही है ना वो मतलब इसका चेस्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो खून मतलब आता है खांसी करने से। ठीक है, तो हमने उसको वो बाकी टेस्ट कराए थे, फिर डॉक्टर साहब ने नुस्खा दिया था, उसके दवाई के बाद अब 4-5 महीने हो गए। इसके बाद अब वो धीरे धीरे उसकी शिकायत आ गई, वो फिर सिगरेट का कुछ कर रहा है इस्तेमाल। तो अब वहाँ से मतलब शिकायत आई है कि इसको आज भी खून मतलब खांसी से आ रहा है। ठीक है, ये सवाल के बारे में पूछना था, मतलब इसको क्या देना है, क्या करना है, कहाँ जाना है हमें? ठीक है, ये सवाल किसके लिए आप पूछ रही हैं मुमताज़ जी? मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। उनकी उम्र क्या है? लगभग 50+ है वो। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर प्रसाद आप इन्हें क्या बताएंगे? हाँ, चूँकि ये स्ट्रोक से संबंधित नहीं है,
लेकिन चूंकि इनको खांसी होती है और ब्लड आता है, तो डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे कराया होगा, चेस्ट एक्सरे कराकर कुछ दवा दी होगी और वो दवा लेते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। और एक बार सही से जांच करा लें, दोबारा जब डॉक्टर बुलाते हैं उनको जाकर के दिखाना चाहिए। डॉक्टर संतोष, आप क्या बताएंगे? नहीं, अगर खांसी के साथ अगर खून आ रहा है तो ज़रूर एक बार उनका चेस्ट एक्सरे कराना ही है और चेस्ट स्पेशलिस्ट को बता कर कि अंदर के कारण क्या है, ऐसे जानकारी आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको वेट नहीं करना चाहिए। अगर खांसी में खून आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और इन्होंने कही थी कि स्मोकिंग करते हैं उनके भाई, तो अगर वो स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे तो ये तकलीफ तो बढ़ेगी और इसका उपचार सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें, तभी इसका इलाज ठीक ढंग से हो, तभी दवा भी असर करेगी। ठीक है। सुरेंद्र ने कॉल किया, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी, सभी को नमस्ते। और पहले राज्यसभा टीवी को मेरे बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ऐसा एक कार्यक्रम रखा है। और जी, मेरे दीदी का 3 साल से हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा। वो एक मेडिसिन एक दिन में एक खाता है, तो 3 साल से हो रहा है। लेकिन मैंने ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है क्या? अगर वो 3 साल से कंटिन्यू से मेडिसिन खा रहा है, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल में है। और मुझे जानकारी है सर, मैंने कहा कि मुझे सरकारी मेडिसिन दो, तो उन्होंने कहा कि सरकार में मेडिसिन जो आप खरीद रहे हैं वो मेडिसिन में जितना ज्यादा अच्छी चीज है वो सरकारी मेडिसिन में नहीं है। तो सर, सरकारी मेडिसिन में क्यों नहीं है? और हम महीने में 300 रुपये खर्च करके मेडिसिन लाते हैं खरीद के, लेकिन सरकार जो देते हैं वो उसमें पोषण क्यों नहीं है? वो क्यों लो क्वालिटी का रहता है? अच्छा, ठीक है, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर प्रसाद, आप क्या कहेंगे इन्हें? सबसे पहले तो बताएं इनको कि कोई भी दवा लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल हम तब कहते हैं जब आप जो मेजरमेंट लेते हैं उसमें कम से कम इतना हो कि 140/90, ऊपर का 140 से कम, नीचे का 90 से कम हो। आइडियल होगा कि 130 या 85 के आसपास हो। कौन सी दवा ले रहे हैं, सरकारी है कि प्राइवेट है, वो मैटर नहीं करता है। जो सबसे मुख्य बात है वो है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए। सरकारी दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकता है, और अगर इनको भरोसा नहीं है और प्राइवेट दवा ले रहे हैं तो हम लोग उसको मना नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ जरूर जारी है कि साल की बात नहीं है, ये जिंदगी भर लगभग लेना पड़ता है। जब तक डॉक्टर ना कहें आप ब्लड प्रेशर की दवा मत बंद करें। महीने में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। अगर जो हमने सीमा बताई उससे ज़्यादा है तो डॉक्टर फिर दवा बढ़ा सकता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, बहुत लोग करते हैं ऐसा, ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल हो गया, दवाई बंद कर दी। अच्छा, तो ये भूल जाते हैं कि ब्लड प्रेशर इसलिए कंट्रोल था कि दवा ले रहे थे, दवा छोड़ दी तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आप अचानक बंद करेंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो स्ट्रोक हो जाएगा। हाँ। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलर दवा लें, एक्सरसाइज करें। इनको खाने पीने के बारे में नमक और चर्बी की कमी के बारे में बताया गया होगा, उसका फॉलो करें। और कुछ न कुछ एक्सरसाइज, जैसे 40 मिनट कम से कम टहलने का रखें, अपना वेट ठीक रखें। ये सब चीज़ें सभी करेंगे तो ठीक रहेंगे, स्ट्रोक को अवॉइड कर सकते हैं। और डॉक्टर संतोष, क्योंकि लकवा या स्ट्रोक अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होता है, जिसमें बीपी की बात बताई, कोलेस्ट्रॉल की बात बताई है, शुगर की बात बताई है। तो मैं ये समझना चाहूँगी आयुर्वेद के ज़रिए या फिर अपने खान पान में किस तरह का बदलाव, और साथ ही क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए और अपनाना चाहिए जीवन बिल्कुल में? जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। ये कॉम्प्लिकेशन है एक्चुअली। स्ट्रोक इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो जो मुख्य कारण हम जहाँ से चर्चा चालू किए थे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ का अनकंट्रोल्ड होना और मोटापा बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, खास करके ब्लड वजन।
इसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन करता है, खास करके अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए, आहार में क्या क्या लेना चाहिए। जैसे आहार मुख्यतः, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि भोजन के पहले दोनों वक्त अगर आदमी अपने शरीर का वजन जितना है उसके 1% मात्रा में, मानो कि किसी का वजन 70 किलो है, तो लगभग दिन भर में उसको 700 ग्राम के आसपास फल और सब्जी इसको मिला के नियमित सेवन करना चाहिए दोनों समय भोजन के पहले। दूसरा, भोजन में जो तला हुआ है, जिसको ट्रांसफैट की भाषा हम कह रहे थे, उनका सेवन बहुत कम करें। जहाँ तक हो गया नेचुरल फूड, रॉ फूड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और तीसरा है कि जो आदतें हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल का सेवन है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठा जीवन जो है, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। नियमित व्यायाम 30 से 45 मिनट सुबह या शाम को टहलना चाहिए, प्लस 15 से 30 मिनट योग और प्राणायाम का नियमित सेवन का प्रैक्टिस करना चाहिए। इन सब के चलते हम ये प्रिवेंटेबल जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डॉक्टर प्रथा, ये हम देख रहे हैं तनाव और सिरदर्द, ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में अब देखने को मिलता है, और इसका भी अब उम्र से कोई लेना देना नहीं हो गया है। और तनाव भी एक वजह है स्ट्रोक की, तो इसके लिए होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकते हैं? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में बढ़ता जा रहा है। हाँ। शहरी हो या ग्रामीण, हर जगह पे बढ़ रहा है। अभी ये भी देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खान पान में उस तरह से बदलाव आया है, और जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारा चीज़ भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट, अगेन दोबारा मैं यही बोलूँगी कि इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने में जिस तरह से प्राणायाम, योग साधना ये ज़रूरी है, साथ में होम्योपैथी भी अगर लेते हैं ट्रीटमेंट में, तो वो भी नर्व्स को कहीं ना कहीं रिलैक्स करती हैं, और उसमें आपको किस तरह से अपना सुचारू रूप से अपना दिनचर्या करनी है, उसमें भी मददगार रहती हैं। एक बात आपने पहले, अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि ऊपर से देखने में स्वस्थ लगते हैं लेकिन उनको भी स्ट्रोक हो जाता है। तो एक दो न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी जिसमें था कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपना रेगुलर वॉक्स के लिए, जॉग्स के लिए, जॉगिंग वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनको भी स्ट्रोक हुआ, एंड यंग 40 साल के आसपास की उम्र थी। तो उसमें क्या पाया गया कि नींद पूरी नहीं हो रही। अच्छा। काम का स्ट्रेस है, काम पूरा कर रहे हैं और एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस चीज़ को भी वो पूरी तरह से निभा रहे हैं, खान पान का कंट्रोल है, लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही। तो वो भी एक स्ट्रेस बन जाता है। अगर आप प्रॉपर नींद अपनी नहीं लेते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस फैक्टर ऐड ऑन हो जाता है, जो कि मतलब स्ट्रोक के एक कारण बन सकता है। ठीक है, अब एक और कॉलर है, महेश चंद्र ने हमें कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, सवाल पूछिए। मेरे को मैडम क्या है, 2014 में अटैक हुआ था। 2014 में मेरे को पहले से अटैक आया था। 2014 में मेरे को अटैक आया था मैडम जी। उसके बाद से मैं एक को ले रहा हूँ इक्वेशन गोल्ड 10 वाली गोली जी। तो वो क्या मेरे को लगातार लेनी चाहिए? कंटिन्यू ले रहा हूँ मैडम। ठीक है महेश जी, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर प्रसाद, आप समझ पा रहे हैं इनका सवाल? रिपीट करें क्वेश्चन। हाँ, क्या था? एक बार महेश जी आप बताइए, आप कह रहे अटैक आया था आपको 2014 में? मैडम मेरे को 2014 में अटैक आया था सेरिब्रल पार्ट में। अच्छा, किस तरह तो का उसमें अटैक 2 था? स्ट्रोक बताए थे मेरे को, ये करवा था मैंने। हाथ पैर में कमजोरी हुई थी या बोलने में दिक्कत हुई थी या बेहोशी का? बोलने में दिक्कत हुई थी, अचानक हो गया था मेरे को। हाथ पैर में कमजोरी भी आई थी किसी हाथ में? सर अचानक आई थी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जी। मैं मेडिकल में एमआर था सर, अचानक आई थी मेरे को। हाँ, तो अब ठीक हो गया है या उसमें अभी भी कुछ कमी अभी है? सर मेरे को दिक्कत आ रही है, एक तो बैलेंसिंग दिक्कत है, बाइक नहीं चलती मेरे से। अच्छा, तो और आप मैं क्लियरली बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा, तो आप एक और सर मैं 2014 से कंटिन्यू इक्वेशन गोल्ड ले रहा हूँ। हाँ, तो मेरे को लेना चाहिए भी एवन करना चाहिए? हाँ, एक तो बात है कि जैसे जो हम लोगों ने अभी चर्चा की, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, नो स्मोकिंग, ये सब चीज़ पर अभी आप ध्यान दे रहे हैं और देते रहें? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह का कोई नशा नहीं सर मेरे को। हाँ, बहुत अच्छा। रेगुलर दवा खाते रहें, और जैसा हम लोगों ने कहा ना कि खाने पीने में और रोज़ दिनचर्या की चीज़ें जो होती हैं ना, रोज़ कम से कम 30-40 मिनट एक्सरसाइज करना, कुछ योगा करना, व्यायाम करना, ये सब चीज़ रेगुलर करते रहें।
तो सर क्या है कि मैंने सीटी करवाया था, उसमें सर मेरे सेरेब्रल पार्ट में 2 स्ट्रोक बताए थे। हाँ, और तो आप सर एक तो डिसॉल्व हो गया सर, एक रह गया। हाँ, आप स्पीच अपना अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक तरीका है कि रोज पेपर लेकर के और जोर जोर से आवाज़ से पढ़ा करें उसको। हाँ सर। वह भी एक तरह का एक्सरसाइज है। ऐसे तो आपकी आवाज़ हमें समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि आप कम से कम काफी इम्प्रूव हुआ सर। हाँ, और भी इम्प्रूव कर जाएगा। जोर जोर से बोलकर पेपर को पढ़ने की कोशिश करें। और बैलेंसिंग के लिए क्या करना चाहिए? हाथ पैर का जहाँ तक सवाल है उसका आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है सर। शुक्रिया आपका। अब एक और कॉलर है, ऋत्विक शर्मा ने कॉल किया है हमें इंदौर से। ऋत्विक, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। थैंक यू मैम एंड गुड मॉर्निंग मैम। मुझे ये सवाल अपने पिताजी के लिए पूछना था जी। वो एक्चुअली उनको मैम 2 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया था। तो वो जो आया था वो उसमें ब्लड क्लॉट हो गया था उनके दिमाग में, तो उसकी वजह से आया था। तो उसके बाद से उनको 2 स्ट्रोक आ चुके हैं मैम अब तक। तो और बाकी उनका इलाज वगैरह कराया, तो अभी भी मतलब उनका जो लेफ्ट पैर है और जो राइट है, तो राइट हैंड है मैम, वो दोनों अभी सुनने से पड़े हुए हैं। तो मैम इसका कुछ रेमेडी वगैरह अगर हो सकता है। ऋत्विक, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी डॉक्टर हमारे साथ हैं, आप बताइए किससे जानना चाहेंगे आप? मैम किसी भी मैम, क्योंकि हमने एलोपैथी भी मतलब करा था, तो उधर थेरेपी वगैरह भी कराई थी। अच्छा। या सब मैम वहाँ से भी ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं उनको। अभी भी मतलब वो पैर जो है वो घसीट के चलते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है, हम तीनों डॉक्टर से जानते हैं। डॉक्टर प्रसाद, आप क्या बताएंगे इन्हें? हाँ, चूंकि इनको 3 बार अटैक हो चुका है, इसलिए ब्रेन में डैमेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखें और रोज़ जैसे जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना करें। साथ साथ यह ध्यान दें कि बीच बीच में उनका चेकअप होते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जो घट बढ़ सकती है। उसी तरह से ब्लड शुगर भी घट बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी। ये सब जांच जो है लगातार होती रहनी चाहिए। क्यों इनको बार बार हो रहा है? एक दवा होती है जिसको एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं, जिसमें एस्पिरिन भी आता है। वो हम लोग एस्पिरिन इनको कहते हैं रेगुलर लेना है। अच्छा। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है बार बार होने का। कभी कभी एस्पिरिन लेते हुए भी स्ट्रोक हो जाता है, तो उसमें हम लोग एंटीप्लेटलेट चेंज कर देते हैं। तो ये इनको डॉक्टर को दिखाकर और डिस्कस करना होगा कि बार बार क्यों हो रहा है। अच्छा। और हो सकता है कि इनकी दवाइयाँ फिर से एडजस्ट करनी पड़े। जहाँ तक चलने फिरने में जो दिक्कत है उसका सवाल है, अगर ये नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, जो इनको बताया गया होगा, जहाँ भी ट्रीटमेंट कराए होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताए होंगे, उसका रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ सुधार होगा। ठीक है। और डॉक्टर प्रथा, जैसे आपने भी बताया है कि होम्योपैथी भी अगर साथ में लें तो काफ़ी मदद हो सकती है इनके केस में, क्योंकि इनको 3 बार हो चुका है ऐसा। किस तरह से होम्योपैथी मदद कर सकती है? देखिए, इन्होंने एक जो चीज़ बताई है कि एक हाथ में और उल्टे पैर में दिक्कत है, तो हमारी कुछ एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो स्पेसिफिकली इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप में भी चलती हैं। अच्छा। और वही बात आ जाती है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, और साथ में इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप वाली हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स उनके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो डेफिनेटली अपने आसपास में कहीं पे कोई क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन हो तो उनसे जाके ज़रूर कंसल्ट करें, और एड ऑन थेरेपी के हिसाब से इसको लेंगे तो ज़रूर मदद मिलेगी। और रिहैबिलिटेशन की बात है, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस कंटिन्यूसली लेते रहें अलॉन्ग विद द मेडिकेशन। और डॉक्टर संतोष, आपने एक फेज वाइज जो इलाज की बात की, अब ये जो है केस, जैसे कि इनको अभी ये 3rd टाइम अटैक की बात कर रहे हैं मैडम, इसमें 2 ट्रीटमेंट हम घर पे सलाह दे सकते हैं उनको। तो अगर फिर से अटैक ना हो जाए तो उसके लिए एक प्रिवेंटिव तरह से घर पे वो नियमित स्वरूप में हल्दी, गिलोय और लहसुन
इन तीनों का अगर नियमित सेवन करेंगे तो फिर से अटैक होने की संभावना कम होगी। इसके साथ में अश्वगंधा और बला, ये 2 आयुर्वेद की विशेष औषधियां हैं जो मांसपेशियों को ताकत देती हैं, जो अभी वो एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर में उनको जो कमजोरी महसूस हो रही है। प्लस इसके साथ में इंदौर में भी काफ़ी अच्छे आयुर्वेद के अस्पताल है और भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का ही आयुर्वेद का बड़ा संस्थान है, तो वहाँ जाकर पंचकर्म, विशेष करके बाह्य चिकित्सा, उसमें अलग अलग प्रकार की मसाज, स्टीम थेरेपीज होती हैं, जिसके चलते इनके चलने में और हाथ के काम में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो आप ये खाने पीने की बात कर रहे हैं, किसी से जुड़ा एक सवाल है, आखिर में एक सवाल और ले लेते हैं। जीमेल के जरिए हमारे पास आया है और ये सवाल हमसे शंभू जी ने पूछा है, जिनकी उम्र 40 साल है। इन्होंने पूछा है कि स्ट्रोक होने पर क्या क्या भोजन खाना चाहिए और किन से परहेज करें। तो इसमें यही बातें जो आपने बताई हैं यही शामिल होंगी? हाँ, इसके साथ में विशेष कर जो हाई फैट डाइट है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि तला हुआ जो चीज़ है वो ना सेवन करें, नमक का कम से कम सेवन करें, मिठाइयों का सेवन ना करें तो ज़्यादा उचित है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उनको जितना हो सके उतना कम सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित या अंकुरित जो हमारे धान्य हैं, मूंग है, चना है, उसका सेवन करें। फल और सलाद, इनका सेवन करें। और जो भोजन की मात्रा है जो भी आप ले रहे हैं उसका कम से कम 1/4 हिस्सा ज़रूर कम करें। और शाम का भोजन जो है 7 से 8 के बीच में ले लिए और सवेरे और शाम को थोड़ा सा टहलना चाहिए। ठीक है, बस इसी के साथ कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना होगा। और आप तीनों डॉक्टरों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर प्रसाद आपका, डॉक्टर संतोष आपका और डॉक्टर प्रथा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि स्ट्रोक यानी लकवा को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए आज दी गई सलाह और सुझाव को अपनाइए। समय पर डॉक्टरी सलाह, सही खान पान और दिनचर्या में व्यायाम को भी आज से ही शामिल कीजिए और एक स्वस्थ जीवन जिए ताकि आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रख पाएं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में बात होगी किसी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की, उसके कारण और निदान की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।